हाय गाइस। तो अब हम लोग कर रहे हैं हमारा। हमने अभी लास्ट क्लास में सिर्फ किया पॉपुलेशन ग्रोथ। और हम लोगों ने ये बोला है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हम कैसे मेजर करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी हाई क्यों है, डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलप कंट्रीज में फर्क क्यों है, बर्थ रेट हाई होता क्यों है, व्हाट आर एक्सटर्नैलिटीज रिवॉल्व टू द बर्थ रेट, व्हाट आर द सोशल नॉर्म्स व्हिच ऐड टू द सोसाइटीज बर्थ रेट एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम लिंक स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इफ यू टॉक अबाउट जनरली, एक लार्ज पॉपुलेशन का मतलब होता है कि पर कैपिटा इनकम कम होगा। पर कैपिटा इनकम कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी के लिए बुरा है। पर दूसरे तरीके से देखो तो अगर ज्यादा लोग हैं तो प्रोडक्शन भी तो ज्यादा करेंगे। तो इन इफेक्ट हमें ये देखना है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे ज्यादा आता है या कंजम्पशन पे। तो उसी तरीके से हम समझ पाएंगे वेदर पॉपुलेशन ग्रोथ इज गुड और बैड फॉर आवर इकोनॉमी। सबसे पहले हम कुछ उन इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं जिन्होंने हमें बोला था कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज नेगेटिव। इसको हम बोल रहे हैं सम नेगेटिव इफेक्ट्स, जिसके अंदर सबसे पहले द फर्स्ट वन वी आर यूजिंग इज द मैल्थूसियन व्यू। मैल्थूसियन व्यू, ऑफ कोर्स इट वाज गिवन बाय मैल्थूस, थॉमस मैल्थूस। उसने बोला था कि पॉपुलेशन ग्रोथ का इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव होता है। एंड ही सेड इट समथिंग वेरी क्रूडली, दिस इज अ वेरी क्रूड ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज। He said, when people will have higher wages, मतलब when people have higher incomes, then it becomes feasible for them to have more children. So then they will have more children. And वो more children करेंगे तो automatically they need to be fed, they need to be clothed, they need to be schooled, etc. etc. उससे क्या होगा, उनका per capita income कम हो जाएगा। क्योंकि अगर एक फैमिली में 3 लोग हैं, so to give you an example, if a family has 4 people and right now their income is $1,000 a month, then per capita income is $250. So if this is higher, मतलब सोसाइटी में $200 है और इन लोगों के 250 $250 है, तो क्या होगा, they will have one more child. So then the number of people in the family becomes 5. क्योंकि अभी वो फिफ्थ पर्सन अर्न नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली दिस 1000 will get divided into 5 people. So obviously the income per person becomes $200. So he said that when incomes rise above a certain level, then people don't have the need to work as much anymore. They will marry earlier, they will procreate earlier, and they will keep increasing the population in a manner that per capita income उसकी डिप्रेस हो जाती है। तो अगर आप लॉन्ग रन व्यू देखो तो पर कैपिटा इनकम जो है वो एक कंसिस्टेंट लेवल पे आके रुक जाती है, एक कांस्टेंट लेवल पे रहती है, ना ज्यादा बढ़ती है ना ही कम होती। It sounds very bizarre, right? But it actually was true from 14th to 18th century. This was true from 14th to 18th century. उस टाइम पे क्या हुआ था, देयर वर ब्लिप्स इन प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई थी प्लैनेट की, और पॉपुलेशन भी बढ़ गई थी टू फिल द गैप। तो इसीलिए हमारे इस नॉर्मेटिव स्टैंड पॉइंट से इसको असेस करना बड़ा मुश्किल है। पॉजिटिव स्टैंड पॉइंट पे हमने बोला ये स्टेटमेंट हमने दे दी, नॉर्मेटिव से टू जज वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। लेकिन इसका जो सेंट्रल आइडिया है that when the income increases people want to have more children, उसको थोड़ा सा एक बारी from a critical standpoint let's study it. Do humans actually react to increase in their economic progress or to increase in their incomes by having more children? Modern economists say no, modern experiences would say no as well. जब हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है या इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है, तब बेनिफिट्स टू हैविंग चिल्ड्रन फॉल। क्यों? क्योंकि मिसिंग मार्केट्स ठीक हो जाती हैं, लोगों को ये नहीं लगता भाई द किड्स नीड टू टेक केयर ऑफ अस, सो बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। बट कॉस्ट टू हैविंग अ चाइल्ड इंक्रीजेस because there is now a higher economic cost. The opportunity cost of having children increases because of increases in wages, because of female also working and stuff like that, which means that actually when there's an economic progress, ideally a person should have lesser children. ऑल्सो जब हमारे पास इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है तब सोसाइटी जो है दैट मूव्स टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर फैमिली। क्योंकि सभी लोगों को एक ही जगह काम मिले ऐसा जरूरी तो नहीं है, सब लोग अलग अलग कामों में इन्वॉल्व होना चाहेंगे। इसीलिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस नेचुरली मीन्स न्यूक्लियर फैमिलीज, विच मीन्स जो हमारी कॉस्ट ऑफ रेयरिंग अ चाइल्ड है अब वो एक्सटेंडेड फैमिली पे नहीं बैठती है,
कॉस्ट इज इंटरनलाइज्ड, वो एक ही फैमिली एक ही कपल के ऊपर रह जाती है, इसकी वजह से भी द कपल विल हैव लेसर चिल्ड्रन, विच मीन्स कि जो मैल्थूस का एक नोशन है कि जैसे ही इनकम बढ़ेगी पीपल विल हैव मोर चिल्ड्रन, दैट इज नॉट करेक्ट, which means that population is some external exogenous variable. Population is some exogenous variable which is not impacted by development. और अगर ये impacted है भी development से, even if population is endogenous and is impacted by development then also it has some negative relation and not a positive one as Malthus said. So according to Malthus, as development will happen, number of children will also increase. That's not true. पहली बात तो या तो population मेरा है ही exogenous, development के ऊपर depend ही नहीं करता, but अगर करता भी है तो भी negative होगा, positive नहीं होगा, which means as development rises, the population growth should fall. The second way we look at the negative effect is by using growth models. By using growth models. Growth models हमने करे हुए हैं ना? We have done the Romer model, Harrod model. We have also done steady state solo model, right? See, हम लोगों ने growth models पहले करे हैं. We did them in DevEco 1. We are not doing the growth models again. We are using two equations. तो अगर आपको derive करनी याद है बेटा, very good. नहीं याद है, just remember the equation as is. तो हम दो मॉडल्स यहाँ पे रिकैप कर रहे हैं. एक है हैरोड-डोमर मॉडल. हैरोड-डोमर मॉडल की इक्वेशन थी s by theta is equal to 1 plus g star 1 plus n minus 1 plus delta. इसके अंदर हम ये बोलते हैं कि अगर ये इक्वेशन हमारी हैरोड-डोमर की है, इसके अंदर बाकी सब चीजें कांस्टेंट है. जैसे हमारा n बढ़ेगा, given the equation being this way, this will fall because when n rises, then this entire thing will rise. When this entire thing rises, then automatically हमारे पास sorry, ये fall नहीं करेगा, ये तो हमारा constant है. तो when this will rise, then this will have to fall for the equation to balance because my s by theta is constant. So which means that when n increases, which means population growth increases, then per capita growth, which is G star, must fall. इसके अंदर हमारे दो तीन प्रॉब्लम्स हैं. नंबर वन, हैरोड-डोमर मॉडल जो है वो s by theta को, which is your capital output ratio को exogenous लेता है. मतलब वो ये बोल रहा है कि ये हमारी exogenous है, given है, इसको हम change नहीं कर सकते. Which means उसने ये नहीं बोला कि जब मेरी population बढ़ी तो हो सकता है कि मेरा output भी बढ़ जाए. उसने बोला कि मेरा कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट है, which means कि इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ने आउटपुट को बिल्कुल इफेक्ट नहीं किया. बट दैट इज नॉट ट्रू. अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हो सकता है हमारा आउटपुट भी बढ़े. हो सकता है मेरी कुछ लेबर जो है वो कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर दे, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन फंक्शन चेंज हो जाए. इसीलिए हैरोड-डोमर इक्वेशन जो है वो लिमिटेड है क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशियो को इसने एक्सोजेनस लिया है. एंड ही इज सेइंग दैट when n increases, then also my output is constant, which is not really the case. To solve for this, we go to study another model which is called solo model. क्योंकि solo model का जो function होता है, it relates to capital and output both, right? सोलो मॉडल में आपको याद होगा लॉन्ग रन में हम बोलते हैं कि द कैपिटल पर आउटपुट और या फिर आउटपुट पर लेबर, कैपिटल पर लेबर या आउटपुट पर लेबर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. हमारा जो लॉन्ग रन ग्रोथ आता है वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से आता है. इसका मतलब लॉन्ग रन में सोलो के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डज नॉट मैटर. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डज नॉट मैटर as per सोलो. सोलो के हिसाब से लॉन्ग रन में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का कोई फर्क नहीं पड़ता. बट दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. अब क्योंकि सोलो जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सोलो का स्टेडी स्टेट एक बार आप लोग को रिकॉल करवाते हैं. आप लोग को याद होगा सोलो के अंदर वी यूज्ड टू से दैट द वे द रेशियो एट व्हिच वी आर टेकिंग अवे प्रोडक्शन और वी आर रिड्यूसिंग आवर के इज बाय दिस रेट. इसको हम बोलते थे 1 plus n द होल इनटू k, और ये मेरा होता था एक sy plus 1 minus delta into k फंक्शन.
तो हम ये बोलते थे दिस इज माई एडिशन टू द सेविंग्स एंड दिस इज माई डिक्रीज टू द सेविंग्स एंड दिस यूज्ड टू बी माई स्टेडी स्टेट which is K star. This is my steady state which is K star. अब हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा शॉर्ट रन है उस पे तो मैं K स्टार पे ही हूँ, तो जो मेरा N है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा, हम यहाँ पे हैं। सी लेकिन हमारा बेस लेवल पे हैरड डोमर में और सोलो में फर्क क्या है? हैरड डोमर के अंदर हमने बोला कि जब पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, जब पॉपुलेशन बढ़ता है, तब मेरे प्रोडक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन क्योंकि नाउ देयर आर मोर पीपल ईटिंग अवे फ्रॉम द सेम प्रोडक्शन, दैट इज व्हाई माय ग्रोथ फॉल्स, राइट? बट सोलो ये बोलता है कि जब मेरा पॉपुलेशन बढ़ता है, तो इम्प्लिसिट अजम्पशन सोलो की ये होती है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कैपिटल भी उतना ही बढ़ेगा जितना पॉपुलेशन बढ़ा, तभी तो मेरा जो स्मॉल के है वो कांस्टेंट रह जाएगा। और इसीलिए जब स्मॉल के मेरा कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा स्टेडी स्टेट में आऊंगी, इसीलिए हमारे पास जो लॉन्ग रन है उसमें मेरा जो ग्रोथ है दैट विल ओनली बी बाय टेक्निकल प्रोग्रेस जी। टू प्रूव दिस फर्दर, हम सोलो का इक्वेशन भी लेते हैं विच इज 1 प्लस n इंटू 1 प्लस जी k hat t plus 1 k hat t plus 1 is equal to 1 minus delta k hat, which is of the time t, plus sy hat for the time t. So k hat in the time t plus 1 will be as per this, which means what? कि जब मेरा n बढ़ेगा बेटा, जब मेरा n बढ़ेगा, then my this line will shift like this, which means my k star will fall. So in the short run, what is happening? In the short run, मेरा जब n बढ़ा तो उसकी वजह से मेरा ये स्विवल हो गया, जिसकी वजह से मेरा जो स्टेडी स्टेट है वो फॉल कर गया, स्टेडी स्टेट फॉल कर गया। तो अगर मैं इसको इफेक्ट में देखूं तो टाइम के हिसाब से मेरा जो कैपिटल पर कैपिटा इनकम है, कैपिटल पर लेबर है, या फिर आउटपुट पर लेबर है, या फिर इनकम पर लेबर है, पर कैपिटा इनकम जो है वो मेरा पहले भी जी से ग्रो कर रहा था, वो मेरा अभी भी जी से ग्रो करेगा, लेकिन ये जो जी से ग्रो करेगा वो मेरा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पैरेलली। सो पहले आई वाज ऑन द लाइन ए बी, I am now on the line CD because my growth is still G. The slope of this line is still G, but now I'm at a lower rate. Which means कि हमारे पास जब steady state में भी n बढ़ता है, तब हमारे पास negative level effect आता है। Level effect मतलब मैं सेम लेवल पे ग्रो कर रही हूँ, लेकिन मैं सेम ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रही हूँ, बट मैं लेवल मेरा नीचे हो गया है। सो विच मीन्स दैट जब पॉपुलेशन ग्रो करती है, तब हमारे पास एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट हमें उतने लोगों में डिवाइड करना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे पास जो पॉपुलेशन का इम्पैक्ट आता है दैट इज रिसाउंडिंगली नेगेटिव, एंड दिस इज समथिंग दैट हैरोडोमर आल्सो स्पोक अबाउट। बट द डिफरेंस विद सोलो इज कि सोलो ने बोला कि जब मेरा पॉपुलेशन ग्रो करा तो मेरा प्रोडक्शन भी ग्रो करा, लेकिन क्योंकि मेरे पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू एनी इनपुट होते हैं, सोलो ने अज्यूम किया था ना कि हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं बेटा, तभी तो मेरा कर्व ऐसे ऐसे कॉन्केव बनता है, स्ट्रेट नहीं बनता। स्ट्रेट मतलब कांस्टेंट, एंड दिस वे वुड हैव बीन इंक्रीजिंग, राइट? This is constant, this is increasing returns. This is because of diminishing returns only. Like you studied in your SEM 4, in your last SEM, Dev Eco. तो हमारे पास क्योंकि diminishing returns होते हैं to every input, to a factor, इसीलिए जब मेरा लेबर ग्रो करा तो मेरा आउटपुट ग्रो करा, बट उतने से नहीं ग्रो करा जितने से लेबर ग्रो करा। इसीलिए ओवरऑल मेरे पास एक लेवल इफेक्ट आया ऑफ ग्रोइंग एट अ लोअर रेट, विच मीन्स दैट इन द लॉन्ग रन हमारी ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाती है। So what does the growth model say negative in terms of the negative effect? It says that although Harrit says कि it is negative only, Solo says that it's in the long run it will not have an effect as just as this the level effect, simply because production भी increase हो रही है, लेकिन production increase उतनी नहीं है जितना ही हमारी consumption के ऊपर impact है। The next way to look at it is, the third way to look at it is बेटा population and savings.
The third thing is population and savings. सेविंग्स के ऊपर पॉपुलेशन का इफेक्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है बेटा, वैसे वैसे मेरी सेविंग्स जो है इकोनॉमी की वो कम हो जाती. टू रीजंस. नंबर वन, जैसे जैसे मेरी पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे देयर इज मोर यंगर पॉपुलेशन. Younger population are the people who consume more than they produce. No kids, right? Who consume more than they produce. So automatically, when they consume more than they produce, then automatically जो dependents है economy में, dependents जो है लोगों के पास वो बढ़ जाते हैं. Dependents बढ़ जाते हैं तो automatically मेरा savings rate कम हो जाता है. Number two, जैसे जैसे population बढ़ता है, so rich obviously saves more than the poorer. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है द पुअर कम्युनिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, विच मीन्स दैट ओवरऑल मेरी इकोनॉमी का सेविंग्स रेट फॉल कर जाता है, बिकॉज पुअर उतना सेव ही नहीं कर पाएगा जितना रिच रिच सेव करता है. सो व्हेन मोर एंड मोर पीपल आर एडेड इन द बॉटम स्पेक्ट्रम, द ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीजेस बट द ओवरऑल सेविंग्स रेट फॉल. टू गिव यू एन एग्जांपल, इमेजिन एक कंट्री में अभी दो ही लोग हैं. एक है रिच ए, एक है पुअर बी. रिच सेव करता है 10% ऑफ हिज इनकम, ही इज अर्निंग $1,000. बी सेव करता है 0% ऑफ हिज इनकम, ही इज अर्निंग लेट्स से $10. अब क्या हुआ, इस इकोनॉमी में दो लोग और आ गए, सी और डी. सी और डी जो है वो भी 0% सेव करते हैं बिकॉज दे आर बोथ पुअर. तो पहले मेरी एवरेज सेविंग्स थी इकोनॉमी की $100 ऑफ 1010, $100 ऑफ 1010 इंटू 100. और अब मेरी ओवरऑल सेविंग्स है इकोनॉमी की $100 ये ना, क्योंकि इसी ने सेव किया. बट इनकम मेरी बॉटम बढ़ गया 1000 से 1010 प्लस 10 प्लस 10, सो विच मीन्स 1030 इंटू 100. तो मेरा सेविंग्स रेट ओवरऑल तो कम हो गया ना. जस्ट अ सिंपलिस्टिक एग्जांपल टू गिव यू अ व्यू पॉइंट, बट ओवरऑल तो मेरा सेविंग्स रेट कम हो गया. द फोर्थ थिंग दैट वी लुक एट पॉपुलेशन एंड our development is negative effect: population inequality and poverty. Population, its impact on inequality, and of course poverty. तो इंक्रीज पॉपुलेशन से पावर्टी भी बढ़ती है और इनइक्वालिटी भी बढ़ती है. बट क्यों, ऐसा क्यों होता है? डू द पुअर हैव मोर चिल्ड्रन? इज दैट बिकॉज इज दैट व्हाई देयर इज अ हायर इनइक्वालिटी एंड हायर पावर्टी? Otherwise, if the population बढ़ रहा है and the rich are having more kids, then there should be not a difference. Then the inequality should be reducing, ना? क्योंकि फिर तो rich का per capita income कम होगा, फिर तो poverty नहीं बढ़ना चाहिए. But ऐसा होता नहीं है. When the population increases, it's usually the poor who have more kids. Why? Why do the poor have more kids? The poor do have more kids, as we've been seeing in the discussion, but why? Multiple reasons. Poor need the kids for old age support. क्योंकि उनके पास वो मिस्ड मार्केट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. They don't have insurances to support them. They don't have mutual funds to invest for themselves. They don't have a lot of investment opportunities for themselves, which is why the missing market case in their case increases. Old age support के लिए उनको चाहिए होते हैं बच्चे. Secondly, mortality rates जो है infant के या child के, वो poor में ज्यादा होते हैं. क्योंकि mortality rates are higher in poor, because of that they need more surviving children to support them for later. Also, it is very difficult to figure out the costs of rearing a child. वैसे तो पुअर के अंदर अगर आप देखोगे तो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इज क्वाइट हाई, बिकॉज सेकेंडरी इनकम इज रियली नीडेड बिकॉज ऑफ लोअर इनकम. तो एडिशनल इनकम की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, इसलिए हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हैविंग अ चाइल्ड शुड गो अप. बट एडिशनली क्वालिटी क्वांटिटी का ट्रेड ऑफ हो जाता है ना. क्वालिटी क्वांटिटी का ट्रेड ऑफ कैसे होता है? पुअर बिलीव इन हैविंग जस्ट सिंपली मोर चिल्ड्रन, irrespective of how much time and money they're spending on them. Whereas rich may have lesser number of children, but they want to spend on them, they want to spend money and time on them by giving them good school, good education, good care, everything, which makes the cost of rearing a child go up. So ये consideration suggest करती हैं that poor have a higher fertility rate than rich, which means that whenever population overall goes up, it increases inequality and poverty because it's the poor which have more children. The last negative effect that we're studying is
Population growth and the environment. Population growth and the environment. हमारे environment के ऊपर क्या impact आता है population growth का? Population growth and the environment. One of the most easy things to understand, but of course has a very very big impact. You see, environment जो है, मैं इसमें simple examples देती हूँ. हमारी सरकार फ्री एजुकेशन देती है, फ्री हेल्थ केयर देती है, कंजम्पशन करी जाती है लार्जली पुअर से, और सब्सिडाइज मतलब फ्री दिया जाता है रियली. एंड ये वाला जो अमाउंट है जिसके पैसे से दिया जाता है, दैट इज द रिच. द पीपल हु आर पेइंग द टैक्सेस आर नॉट द वंस अवेलिंग दीज फैसिलिटीज. और जिसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, विच इज द पुअर, दे आर हैविंग मोर चिल्ड्रन टू ईट अप इवन मोर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज दे आर नॉट पेइंग फॉर इट. यू सी, अंडरस्टैंड द पॉइंट. द आइडिया इज दैट हमारे जो पुअर है वो ये वाले सारे रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं. उनकी वो क्योंकि अपनी ये कॉस्ट बेयर नहीं करते हैं, वो इंटरनलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि ये कॉस्ट कितनी हाई है, और जो टैक्स पेयर है उसको ये सारा पैसा पे करना पड़ता है. तो एनवायरमेंट के ऊपर तो इम्पैक्ट आया ना. सेकेंडली, व्हेन देयर आर मोर चिल्ड्रन, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक्स डाउन. यू नो, a place like Delhi, the population has been increasing. It's gone beyond bounds. From a from a one crore people, we've gone to 4 crores in recent times. Imagine that, and we're just growing. कहाँ जाएंगे? तो आइडिया इज कि उतना ही एयर के ऊपर प्रेशर आता है, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रॉब्लम आता है. वाटर इज रिड्यूसिंग इन दिल्ली. There's so many infrastructural issues. Why are they happening? Because of the fact that there are restrictions on the environment, and there is a insane amount of population growth. इसके अलावा जो tragedy of commons है वो बढ़ जाता है. There is the effects are very very strong, and the effects are very very immediate. So ये जो 4 हमने केसेस पढ़े, ये हमारे थे नेगेटिव इफेक्ट्स के. द फोर बीइंग माल्थूजियन व्यू, जिसके अंदर उसने बोला था जैसे जैसे मेरी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे मेरी वेज बढ़ेगा, वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो वेज मेरी कभी भी एक तरफ से ऊपर नहीं जा पाएगा, विच इज नॉट करेक्ट. सेकेंड, हमने ग्रोथ मॉडल्स करे, जिसमें हमने हैरोडोमर और सोलो का मॉडल पढ़ा. थर्ड, हमने करा सेविंग्स कम हो जाती हैं. फोर्थ, हमने करा कि इनइक्वालिटी और पावर्टी बढ़ जाता है. और फिफ्थ, नॉट फोर्थ सॉरी, फिफ्थ हमने करा कि एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. ये बेटा हमारे थे नेगेटिव इफेक्ट्स. ऐसे ही हमारे पास कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं. some positive effects also that we'll talk about. The first one is population, necessity, and innovation. See, necessity is the mother of all invention. और historically हमारे को पता है कि population has created necessity. और ये बेटा सबसे ज्यादा true है agriculture में. वैसे तो you don't have to remember this thing, but I want to show it to you so that you understand it clearly. जब हमारी population थी बहुत ज्यादा sparse, मतलब बहुत ही कम थी, तब हमारे पास हंटिंग टूल्स या फूड का जो होता था, दैट यूज्ड टू बी बाय हंटिंग एंड गैदरिंग. पीपल वुड गो गैदर फ्रूट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. एक दो क्रॉप्स होती थी अराउंड 2 decades, मतलब ज्यादा वो नहीं था. जब हमारे पास पॉपुलेशन हुई स्पार्स एंड मीडियम, मतलब थोड़ी सी वेरी स्पार्स से स्पार्स एंड मीडियम हुई, तब हमारे पास वो आया बुश फैलो. मतलब एक दो क्रॉप्स होती थी, फिर एक दो बारी हमारा जमीन यूज नहीं होती थी, अराउंड 1 decade. एक क्रॉप करी, फिर दो क्रॉप करी, फिर छोड़ दी जमीन कुछ टाइम के लिए, फिर दोबारा क्रॉप करी, क्योंकि इतनी जरूरत ही नहीं होती थी. फिर हमारे पास आया मीडियम पॉपुलेशन. तब उसके बाद हमारी आई शॉर्ट फैलो. शॉर्ट फैलो मतलब एक या दो क्रॉप्स, फिर 1-2 साल का सिर्फ फैलो पीरियड, जब हमारा बिल्कुल वो नहीं होगा. उसके बाद विद डोमेस्टिक एनिमल्स. सो विच मीन्स कि अब हमारा जो फैलो पीरियड था वो 1 decade की जगह 1-2 साल का रह गया. 1 decade मतलब 10 साल तक कोई वहां पे जमीन नहीं होगी, में कुछ नहीं उगेगा. अब वो 1-2 साल का रह गया. फिर हमारी पॉपुलेशन हुई डेंस. डेंस मतलब हमारी एनुअल क्रॉपिंग हो गई, कि मतलब अब तो हमारे पास बिल्कुल भी फैलो का टाइम ही नहीं रहा. और जब हमारे पास वेरी डेंस हो गई, तो हम लोगों ने उसी जमीन पे मल्टी क्रॉपिंग करनी शुरू कर दी. तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डूइंग ओनली एनुअल क्रॉपिंग, वी आर डूइंग मल्टी क्रॉपिंग इन अ ईयर ऑल्सो. So this is how necessity has led to innovation in agriculture. And of course, in every industry, we will see that necessity has led to innovation. But there are two problems with this statement. Number one,
फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि हमने बोला कि पॉपुलेशन बढ़ी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ी तो लोगों की डिमांड बढ़ी तो इसीलिए हमने इनोवेट किया, बट दैट मे नॉट बी ट्रू. द आइडिया इज दैट population growth has to correspond to an economic demand for the innovation to happen, for the innovator to make some profit. Otherwise, he will not innovate. Which means that हमारे पास पॉपुलेशन ग्रो करे या ना करे उससे फर्क ही नहीं पड़ता. इनकम ग्रो करनी जरूरी है, क्योंकि इनकम ग्रो करेगी तो डिमांड इंक्रीज करेगी, डिमांड इंक्रीज करेगी तो प्रॉफिट मोटिव इंक्रीज करेगा, जिससे हमारा इनोवेशन होगा. So population has nothing to do with this. This is the game of income per capita, right? It is मतलब ये तो income का ही game है. हम population को क्यों responsible बोल रहे हैं innovations के लिए? It should be income which is responsible. The second is that जब हम बोलते हैं demand driven innovation है, demand driven innovation है, उसके अंदर problem क्या है? उसके अंदर problem ये है कि मैंने innovation करी, innovation से per capita income बढ़ा. जब per capita income बढ़ा तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी. पर कैपिटा इनकम बढ़ा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ा तो उसके बाद हमारे पास एक लॉन्ग हाइटस आ जाएगा, मतलब जब हमारे पास कुछ नहीं होगा उसके बाद मेरी पॉपुलेशन फिर से बढ़ेगी, जिसकी वजह से फिर से मेरे पास जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर प्रेशर आएगा. प्रेशर आएगा तो फिर दोबारा इनोवेशन होगा. सो इसका मतलब ये एक साइकिल के हिसाब से पर पैटर्न में चलता रहना चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे ट्रू नहीं है. इसीलिए हमारे को ये पता है कि पॉपुलेशन अकेला अकेला फोर्स नहीं हो सकता इनोवेशन के लिए, अनलेस पॉपुलेशन से किसी उस इंसान को फर्क पड़ा हो जिसने इनोवेशन खुद करी हो, which cannot be true always, which means that although population may lead to innovation, it cannot be a positive effect because we know that it cannot just lead to innovation. Number two, population leading to diversity. Population leading to diversity. In a simplest meaning, diversity is that जब population बढ़ती है तो वो diverse होती है ज़्यादा. Everyone has a unique way of coming up with solutions, which means that the larger the population, the more are the brains working. तो इसका मतलब कोई ना कोई तो कोई ऐसी चीज बना ही लेगा, इजाद कर ही लेगा जिससे पूरी सोसाइटी का बेनिफिट हो. Which means that there will be innovators who come up with it. The basic idea is that everybody has an independent line of thinking, which is why when there are more number of people, there are more thinkers, and then the chances of somebody coming with a groundbreaking idea will be higher. So इसके अंदर काफी सारी सेंसेस हैं लेके जिसके अंदर हम इसको स्टेटमेंट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिसको हम करेंगे, बट फॉर राइट नाउ लेट्स स्टिक विद द स्टेटमेंट दैट दिस इज ट्रू, राइट? हम इसको देखते हैं कि ये पॉपुलेशन से कैसे रिएक्ट करते. Specifically, we want to study how population responds to technical progress. So जब मेरी टेक्निकल प्रोग्रेस होती है तो मेरी पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट क्या आता है. अभी हमने जो करा उसमें हमने बोला जैसे जैसे मेरी पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे डाइवर्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि डाइवर्सिटी बढ़ेगा इसलिए ऑटोमेटिकली मेरे पास टेक्निकल प्रोग्रेस भी आएगा. ठीक है ना? और इसी को हमने बोला कि ये सप्लाई साइड आर्ग्यूमेंट है, सप्लाई जस्ट आर्ग्यूमेंट है, जिसको हमने बोला ट्रू है, मान लिया. बट अब हम ये भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि टेक्निकल प्रोग्रेस में और पॉपुलेशन में क्या रिलेशनशिप है. इस रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं. आई एम टेकिंग पर कैपिटा इनकम ऑन द एक्स एक्सिस. पर कैपिटा इनकम का मतलब ये हो गया बेटा, पर कैपिटा इनकम का मतलब ये हो गया which is your technical progress, and here I have population growth rate. And I'm saying, assuming that initially as the per capita income population growth rate increases, then after a point it decreases and then becomes constant. This is my curve. And this makes sense also. So initially जैसे जैसे मेरा per capita income बढ़ेगा, वैसे वैसे ये हमने demographic transition में भी देखा है, जैसे जैसे per capita income बढ़ता है शुरू शुरू में डेथ रेट कम हो जाता है, डेथ रेट कम हो जाता है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ जाता है. फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ते बढ़ते लोगों में अवेयरनेस आ जाती है तो बर्थ रेट भी कम होना शुरू हो जाता है, तब मेरा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होना शुरू हो जाएगा और एक कॉन्स्टेंसी पे आके रुक जाएगा.
This is a crude version of your demographic transition. Demographic transition. ठीक है, अब हम इसके अंदर शुरू करते हैं एक पॉइंट, एंड जब हम इसी के साथ अपना पॉपुलेशन साइज भी बनाते हैं, and it's a similar looking graph with the population size on the x-axis and population growth rate on the y-axis, we see that जैसे जैसे हमारा population growth rate बढ़ता है वैसे वैसे हमारा population size भी बढ़ता है, and of course it reaches the maximum. It doesn't look like this though. So it reaches the maximum and then it falls. So the idea is, what is the basic essence of this thing? The basic essence is that we are saying that अगर हमारी technical progress जो है, if our technical progress is supply driven, मतलब कि मेरे पास population बढ़ती है इसलिए मेरे पास technical progress होती है, then population growth rate should be an increasing function of population itself, which means as population increases, population growth rate should also increase, because when population increases, there is technical progress. There is technical progress, people see the benefit, population growth rate should also happen. And therefore, हमारे पास ये वाला जो stage है, ये चलता रहना चाहिए. But whether it's true or not is something that was studied by Kremer in 1993, who put together a model जिसके अंदर उसने cross section data इकट्ठा किया था, and he found out some of the observations. तो उसने ये figure out किया कि अगर हमारे को ये चीज true करानी है तो हमें technical progress को per capita income का भी function बनाना पड़ेगा. So then when technical progress leads to a supply driven it is supply driven technical progress, उससे हमारा population growth होगा, then that should be an increasing function of population, and everything should also reverse after some time, and that is going to be only true when we make it a part of as a per capita income as well. I know that this section was not as clear as it should have been. This is simply because ये वाला जो हमारा section है वो हमने great detail में हमारे syllabus में नहीं है, इसकी जो काफी सारी extensions है we have not studied them. So when I do my next class, in the next class we will do the summary of the whole chapter and we'll do the back questions. Then you'll be able to better understand कि हमने इसमें से क्या क्या चीजें थी जो हमें take away करनी थी, and that will make this section also a little bit more clear for you. All right, then I'll see you in the next one.